डिफरेंस ऑफ टू अलाइक इनवर्स फंक्शंस में भी देखो कितना कितना कंडीशंस है, इतने कंडीशंस इफ आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज, इट इज नॉट वेरी सिंपल वर्क। सिंपल क्या, मैं तो ये कहूंगा कि इट इज फार डिफिकल्ट देन द हार्ड वर्क। ये जो है इन कंडीशंस को अगर हम लोग मेमोरी में रखें कि हाँ चलो दो अगर मान लीजिए कि अपने पास ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो जिनका डिफरेंस फाइंड करना हो, तो उनका डिफरेंस अगर फाइंड करने के लिए हम लोग इतने कंडीशंस को दिमाग में रखें और तब उसको लिखें कि कब पाई माइनस होगा, कब माइनस पाई होगा, कब माइनस कॉस इनवर्स लिखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो ये हो ही नहीं सकता, ये केवल उन्हीं से हो सकता है जो थ्रू आउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर ही वर्क कर रहे हैं। सो अगर आप कभी वर्क करते रहोगे किसी दूसरे टॉपिक पर, इट वोंट बी डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को फिर से वही रास्ता निकालना पड़ेगा। हम लोग अगर आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव ले लें तो फिर से जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के π/2 होगा एज अर्लियर डिस्कस्ड, और T2 भी जो होगा वो भी 0 से π/2 रेंज में होगा। अब देखो अगर मान लो कि इस रेंज में है तो अगर इसको माइनस कर दें, T2 को माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा T2 माइनस, और ये जो साइन है ये माइनस होगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस π/2 ऐसा, इट विल बी ग्रेटर देन, ये साइन चेंज कर करके ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 0। देखो ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया कि अगर कभी आपसे कोई पूछ बैठे कि a इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, b इज ग्रेटर देन 7 लेस देन 10, अगर ऐसा हो तो आपसे अगर कोई पूछे a प्लस बी का पोजीशन क्या है इनइक्वालिटी में, तो आप इन दोनों को ऐड करके 9 और इन दोनों को ऐड करके 15 लिख सकते हो, इट्स करेक्ट वन। लेकिन अगर कोई कहे कि a माइनस बी लिखो और आपने इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया -5, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया -5, देन इट इज रॉन्ग। एक्चुअली जब भी हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो क्या करेंगे, पहले इसको निगेटिव कर लेंगे, निगेटिव करने के लिए हम लोग ऐसा लिख लेंगे, निगेटिव कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। सो आई डिड हियर, हम लोगों ने T2 को निगेटिव किया, ये हो गया इन लोगों का। अब इन दोनों को ऐड कर दें, T1 प्लस माइनस T2, T1 प्लस माइनस T2, कहने का मतलब T1 माइनस T2। अब ये जो रेंज हो गया, इस रेंज पर नजर डालो, ये दोनों ऐड होकर के -π/2 और ये दोनों ऐड होकर के π/2। अब थोड़ा ध्यान से देखो ये कौन सा रेंज है, ये रेंज है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स ग्रुप का जो भी मेंबर होगा, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स, उनके लिए हमारे पास एक एक रिजल्ट्स होंगे। और कॉस इनवर्स में फिर से एक दिक्कत आएगा, चूंकि इसका जब दो केस बनाओगे तो एक केस बनेगा -π/2 से लेकर के -π/2 तक का, और दूसरा केस बनेगा 0 से लेकर के π/2 तक का। ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस ग्रुप में होगा, लेकिन ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये कि कॉस के भी दो रिजल्ट्स होंगे, एक इससे एक इससे। लेकिन कब, माइंड इट, इन द बिगिनिंग वी हैव kept in our mind that arguments are positive। arguments पॉजिटिव हो तब इन arguments को जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं समझना चाहिए। तो प्राइमरली हम लोगों ने हर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट्स मतलब x और y को हम लोगों ने पॉजिटिव ले रखा है। उसके कन्वर्जन का वही तरीका याद करो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसी तरह से कॉस ग्रुप में कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये कॉस ग्रुप के मेंबर मतलब सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए एप्लीकेबल था, ये साइन ग्रुप के मेंबर मतलब टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए एप्लीकेबल था। तो इन दोनों के हेल्प से आर्गुमेंट को पॉजिटिव कर लेंगे, तब हम लोग उन दोनों का जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनका रेंज -π/2 से π/2 होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि साइन इनवर्स वाला और टैन इनवर्स वाले में एक एक रिजल्ट होगा। देखो मैंने इस बोर्ड पर ब्लू कलर से लिख रखा है, जिसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, और ब्लैक कलर वाले को हम लोग अवॉइड करेंगे। चलिए कैसे क्या होगा सो हम लोग समझे। पहले तो जो हम लोग समझे उसको मैं ऊपर टॉप पर लिखता हूं, आप पहले इसको देख लो।
चलिए, तो मैं इस रिजल्ट को पहले यहां पर लिख लेता हूं। देखिए, ये जो रिजल्ट है अपने पास, इस रिजल्ट को मैं यहां लिख रहा हूं T1 माइनस T2 का इंटरवल हो गया -π/2 टू π/2। अब थोड़ा हम लोग ये ध्यान रखें, नोट यहां x y आर पॉजिटिव, इज इट क्लियर? तो अगर x y पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव है, सिंपली जीरो तो कंसिडरेबल बात ही नहीं, तो हर जगह सूटेबल है, एडजस्टेबल है। तो अगर मान लो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, तो थोड़ा नजर डालो इन कंडीशंस पर, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y के कंडीशंस पर देखो। इफ x एंड y ग्रेटर देन 0, तो इस दोनों रेंज को, इस रेंज को सेटिस्फाई करेगा, x y ग्रेटर देन 0 हो, और ये कंडीशन, तो ये लिखने का कोई सेंस नहीं बनेगा, अपने पास ये मीनिंगलेस हो जाएगा। चलो केवल ये याद रखेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, उस कंडीशन में साइन इनवर्स x, और ये ऐसा होगा। थोड़ा और इसमें अगर थोड़ा और फोकस करें तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए x और y अगर पॉजिटिव है, तो साइन का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक होगा? पॉजिटिव का मतलब साइन या tan या कोई भी, उसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के 1 तक। साइन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 0 से लेकर के 1 तक। अगर 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, लाइक दैट 1/2 एंड 1/3, आप इनका स्क्वायर जब भी करोगे, इनके स्क्वायर का सम हमेशा लेस देन 1 होगा। सो इसका मतलब ये कंडीशन भी अब हमको याद नहीं करना है। आगे देखो, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स, अगर मान लो कि ये सिचुएशन ग्रेटर देन 1 का भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। इसका मतलब ये कंडीशन भी अवॉइडेबल है। अब अपने पास कितना छोटा सा रिजल्ट आया कि अगर कभी ये दो बात फॉलो कर लें कि एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है, केवल ये कंडीशन अगर दिमाग में सेट कर लें कि निगेटिव नहीं रखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए कुछ याद नहीं करना है, कोई कंडीशन याद नहीं करना है, सिंपली ये रिजल्ट हो। इज इट क्लियर? माइंड इट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ the relation sin inverse minus x or cos inverse minus x, we will make the arguments positive, and after doing that one we will just likewise this sin inverse x minus sin inverse y, we will write down this one equal to sin inverse, और जो भी इसके आगे मैं लिखूंगा उसके आगे कोई कंडीशन हम लोग नहीं करेंगे। चलिए इसको हम लोग फिर आगे देखेंगे कि ये रिजल्ट कैसे आया। बात अभी हम लोग कंडीशंस की कर रहे हैं, तो कंडीशंस याद नहीं करेंगे। नाउ थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, tan इनवर्स। अगेन इफ x and y are positive, if x and y are positive then feel like this, ये जो रेंज है ये लिखने का कोई जरूरत नहीं रह जाएगा, x y belongs to -1 to 1, so there is no need to write down this part of the information। and now think, ये जो कहा जा रहा है, sorry I was talking about the tan, so let's leave it for some times, x y belongs to -1 to 1, I was talking about the tan inverse, the case of tan inverse। okay, so in the case of tan inverse, if we say x and y are positive, तो आप बताओ x और y का प्रोडक्ट -1 से तो ग्रेटर होगा ही। अगर x और y पॉजिटिव हो तो -1 से तो ग्रेटर होगा ही, इसका मतलब ये नॉट नीडेड। अब आप देखो दो रिजल्ट कितना कंफर्टेबली आपको मिल गया कि इसका रिजल्ट ये होगा, ये नीडेड नहीं है, इसमें नीडेड नहीं है कि ये जो x का वैल्यू अगर इसके रेंज के भीतर हो, y इसके भीतर हो, ऐसा कंडीशन हम लोग ले नहीं रहे हैं। y तो क्लियरली पॉजिटिव है, इसलिए ये तो फुलफिल होगा नहीं, इसलिए मतलब ये जो है यूजलेस हो गया। सिमिलरली x निगेटिव हो कह नहीं सकते जब शुरू से ही हम लोगों ने सब कुछ कर रखा है, तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स के केस में सिर्फ एक रिजल्ट आपके पास बचा। इसी तरह से tan इनवर्स के केस में आप इस रिजल्ट को देखो तो इसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए। अब इसमें देखो, ये इसमें फिर देख रहे हो y निगेटिव, हम लोगों ने तो ऑलरेडी पॉजिटिव ले रखा है, सो ये भी अपने लिए यूजलेस हो गया। नाउ
थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, अगेन वी आर गेटिंग दैट x इज लेस देन 0, नो नेवर, हम लोगों ने तो शुरू से ही पॉजिटिव कर रखा है, इसलिए ये भी हमारे लिए काम का नहीं रहा। नाउ थिंक अबाउट दिस वन, x इंटू वाई इज इक्वल टू -1, x और y का प्रोडक्ट -1 हो ही नहीं सकता इफ बोथ आर पॉजिटिव, सो ये कंडीशन भी बेकार। x एंड y का प्रोडक्ट -1, ये भी कंडीशन बेकार। सडनली आपने क्या देखा कि आप जैसे ही पॉजिटिव कर देते हो x और y, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को अगर आप पॉजिटिव बना देते हो, उनके आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव बना देते हो, तो सडनली आपको tan में और sin में कोई कंडीशन याद नहीं करना पड़ता है, सीधे सीधे रिजल्ट्स लिखने होते हैं। इज इट क्लियर? कब? माइंड इट, जब हम लोग x और y को पॉजिटिव रखें। अगर x और y पॉजिटिव नहीं है तब क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहां ये अराइज करता है, दैट इज वेरी लॉजिकल पॉइंट, कि अगर कभी हमको x और y पता ही नहीं हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये हुआ कि हम लोग जो बोर्ड पर मैंने रब किया उसको रट करके रखें, याद करके रखें, उन कंडीशंस को वहां पर डालने की कोशिश करें। आई डोंट लाइक दैट वन, ये हमेशा बेकार बकवास ट्रेंड है डूइंग का, ये सबसे खराब तरीका है, तो आप इसको नहीं करो। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो इन सबों के वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जो मैं स्टेप्स लूंगा कैलकुलेशन का, उसी तरह से स्टेप्स राइटिंग लिखना सीखिए। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, एंड दैट विल बिलोंग टू हार्डली 10% क्वेश्चंस। Okay, so mind it, if arguments are positive, then we are not needed to go through any condition related to sin inverse x minus sin inverse y or tan inverse x minus tan inverse y. Okay, now think about the cosine situation. Cosine situation actually इसमें अगर नजर डालो cos में, फिर से वही कि x और y greater than 0 होना चाहिए, तो x और y greater than 0 होना चाहिए, तो ये needed नहीं है कंडीशन लिखने का, नहीं ये, तो ये दो तो पहले मैं रब कर दूं। एंड नाउ हम लोगों ने कहा था कि कॉस ग्रुप में देखो ये रेंज आ जाता है 0 से -π/2 से π/2, तो इसके दो केस हम लोग बनाएंगे। एक केस हम लोग बनाएंगे जिसमें -π/2 से 0 का इंटरवल होगा, और दूसरा केस बनाएंगे जिसमें 0 से π/2 का इंटरवल होगा। ऑब्वियसली ये कोसाइन ग्रुप का है, इसलिए इसमें एक रिजल्ट आएगा, और ये कोसाइन ग्रुप का नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा सा चेंज करके हमको एक और रिजल्ट लेना होगा। सो कॉस के दो रिजल्ट्स होंगे। इज इट क्लियर? तो कॉस इनवर्स वाले में दो रिजल्ट्स होंगे, उनके छोटे छोटे कंडीशंस हैं, हम लोग मेमोरी में रखेंगे, टैन में कुछ नहीं है। फिर से मैं एक रिवाइंड कर दूं, इसमें हम लोगों को जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, आर्गुमेंट पॉजिटिव होंगे, तो साइन इनवर्स और टैन इनवर्स वाले केस में कोई कंडीशन लिखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। लेकिन कॉस इनवर्स वाले में हम लोग दो छोटे छोटे कंडीशंस को रख करके रिजल्ट्स को लिखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक व्हाट आर रिटन ओवर द बोर्ड्स, एंड उसके बाद फिर हम लोग इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे। तो इन कंडीशंस को थोड़ा सा करके देखें। इंपॉर्टेंटली हम लोग इस बात को मेनली करेंगे, लेकिन इन दोनों को भी थोड़ा सा करके देख लें, सिंपल वर्क है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर हम लोग सपोज करें कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो क्लियरली यहां से एक रिजल्ट पहले तो मैं लिख दूं कि साइन a इज इक्वल टू x, साइन b इज इक्वल टू y। साथ ही यहां पर यह ध्यान में रखो कि x और y अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a और b जो है वो 0 से, वही a और b का मतलब समझो आप ये चीज t1 t2, तो इसका मतलब ये हो गया कि a और b का जो सम होगा, डिफरेंस जो होगा, पहले तो इनको ऐसे लिख लिया जाए कि a जो होगा वो 0 से लेकर के π/2 के बीच में होगा, और b भी ऐसा ही 0 से लेकर के π/2 के बीच में होगा। और इन दोनों का डिफरेंस एज वी डिड अर्लियर, a और b का जो डिफरेंस होगा ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होगा। अगर इस रेंज में है तो आप बताओ कि -π/2 से अगर π/2 के बीच में है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही कंडीशन को, बस उसका यूज करना बाकी है। तो साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप जरा सा देखो, साइन ए माइनस बी में जो एंगल है वो इस रेंज में है, इसका मतलब ये इनवर्स तो इसका एडजस्ट करेगा। आगे हम लोग लिखने वाले हैं साइन ए इज इक्वल टू एक्स, कॉस बी इसे फाइंड करेंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस ए इससे फाइंड करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी जो ऑलरेडी वाई है। तो आप जरा देखो कि ये अगर इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही एंगल है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स और इसके आगे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें पहले मैं y को लिख दे रहा हूं तो माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी गॉट हियर। तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए हम लोग tan वाले सिचुएशन को भी पहले देख लें, फिर cos की बात करेंगे। देखिए tan वाले सिचुएशन में भी ऑलमोस्ट यही वर्क हम लोगों को करना है। ऐसे ही हम लोग इन स्टेप्स को हम लोग लेंगे और ऐसे ही हम लोग पाएंगे कि a माइनस बी जो है वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। देखिए इफ वी कंसीडर tan इनवर्स x एज a एंड tan इनवर्स y एज b, तो आप बताओ यहां a जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पावर 2 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि tan पावर 2 डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इनवर्स इसमें होता नहीं है, तो पावर 2। और सिमिलरली b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पावर 2। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करके ये फाइंड करोगे जैसा मैंने पहले करके दिखाया था, तो a डिफरेंस b यहां पर जो t1 है वही a है, सो इट विल बी बिटवीन माइनस पावर 2 सॉरी बिटवीन माइनस पावर 2 नहीं, बिटवीन, देखिए मैं करके दिखाता हूं। देखिए अगर b हम लोग निगेटिव कर लें, b निगेटिव कर लें तो ये होगा 0 और इस तरफ होगा माइनस पावर 2। मतलब इसको अगर फिर से लिख ले तो ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन माइनस पावर 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप देखो इसको और इसको अगर सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको ऐड कर दें, इसमें इसको ऐड कर दें, मतलब a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी एडिशन कर दें, तो दोनों एडिशन करने के बाद ये हो जाएगा a माइनस बी, और इस तरफ क्या होगा, ये जो है दोनों को ऐड करोगे तो ये इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा, इसलिए कि इससे पहले का ये नंबर है तो माइनस पावर 2, और ये जो है इसमें फिर ऐड जब करोगे तो ये इससे बाद का नंबर है, इसलिए ये वैलिड होगा, तो ये लिखेंगे पावर 2। सो क्लियरली आपने देखा कि a माइनस बी जो है उसमें इसके इनइक्वालिटी में इक्वल टू का जो सिंबल था वो ओमिट हो गया और ये माइनस पावर 2 से पावर 2 हो गया। सो जो पहले हम लोग लिखे थे वैसा ही मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसमें हम लोग जो इक्वल टू का जो सिंबल था उसको नहीं लिखेंगे। सो माइनस पावर 2 टू पावर 2। अब आप गौर से देखो, ये tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, मतलब a माइनस बी अपने tan के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर है। चलिए आगे देखते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। अगर आप इतना लिखते हो तो ये हो गया tan a का मतलब x, tan a का मतलब x, यहां से हम लोग लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू x एंड tan b इज इक्वल टू y। तो tan a इज इक्वल टू x, tan b इज इक्वल टू y बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब आप ध्यान से देखो, ये जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एंगल है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एंगल है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है माइनस पाई और माइनस पावर 2 से लेकर के पावर 2 के भीतर। तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कंडीशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, इट्स वेरी सिंपल रिजल्ट। सो जब भी अगर हम लोग आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव रखेंगे, tan इनवर्स के केस में डायरेक्टली इस रिलेशन को लिखा करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू दिस, उसके बाद फिर हम लोग कॉस का काम करते हैं। देखिए अगर t1 और t2 का डिफरेंस माइनस पावर 2 से पावर 2 है तो ये कॉस ग्रुप का तो होगा नहीं, कॉस ग्रुप का एक पार्ट होगा। इसके दो केसेस जब लेंगे माइनस पावर 2 से 0 तो वो कॉस ग्रुप में नहीं होगा, कॉस ग्रुप के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा पार्ट लेंगे 0 टू पावर 2 तो वो होगा। इसका मतलब इसमें कॉस के दो रिजल्ट्स आने चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड कॉस इनवर्स y
इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा लिखते हैं तो पहले तो इसको लिख लिया जाए कि cos A इज इक्वल टू एक्स एंड cos B इज इक्वल टू वाई। अब आप जरा ध्यान से देखो तो जहां मैंने T1 लिखा है वही A है और जहां T2 लिखा है वही B है। सो क्लियरली A माइनस B का जो रेंज होगा वो -π/2 से लेकर के +π/2 के भीतर होगा। इज इट क्लियर? अगर इस भीतर में रेंज के भीतर में होगा तो पहले तो हम लोग जरा cos A माइनस B लिख लें, फिर आगे सोचते हैं केसेस को। तो cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B, sin A sin B। अगर हम लोग ये लिखते हैं तो cos A का वैल्यू हम लोगों को मालूम है x, cos B का भी वैल्यू पता है y, प्लस sin A का वैल्यू इससे फाइंड करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin B का वैल्यू अगर इससे फाइंड करेंगे तो √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या cos इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं? क्या cos का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो नहीं होगा, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस रेंज में नहीं लिख सकते। इस रेंज के हाफ पार्ट में करेगा, हाफ पार्ट में नहीं करेगा। तो दो केसेस बन गए। अगर हम लोग एक केस ये ले लें कि अपना A माइनस बी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू 0। इस केस में देखें तो इस केस में अभी तक ये cos के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही इसमें अगर हम लोग पाई ऐड कर दें तो ये π/2 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। चलो कुछ बात बनेगी। पाई ऐड किया हम लोगों ने सब में, तो ये हो गया π/2, पाई प्लस A माइनस बी, इस तरफ हो गया पाई ऐड करेंगे तो पाई। अब क्लियरली देखो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये π/2 से लेकर के पाई के भीतर में है। इसका मतलब ये cos के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से लेकर के पाई तक, और ये उसके भीतर यहां से लेकर के यहां तक का एंगल है। सो क्लियरली ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है, तो इस एंगल के लिए तो इनवर्स होगा। तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? cos पाई प्लस A माइनस बी लिखेंगे इन प्लेस ऑफ cos A माइनस बी। लेकिन हमको मालूम है कि cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो यहां तो प्लस cos थीटा है, तो इसमें अगर माइनस कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलो ये तो हो गया अपना। राइट हैंड साइड में हमारे पास है xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये एंगल इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। इसका मतलब ये एंगल अगर इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक हर्डल है अपने पास, वो ये नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन को इधर कर लें। चलिए इस नेगेटिव साइन को अगर उस तरफ कर लें तो बचा cos पाई प्लस A माइनस बी, और राइट हैंड साइड में हो गया माइनस XY प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा अब तो हम लोग जान गए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर पाई प्लस A माइनस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स ये पूरा का पूरा माइनस XY प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड नाउ cos इनवर्स माइनस एक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, उसको यूज कर लें यहां पर। तो ये लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स ये पूरा का पूरा x के रूप में हम लोग देखें तो XY प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में आफ्टर कैंसिलिंग दीज टू इट बिकम्स द सेकेंड वन। ये जो रिजल्ट हो गया ये सेकेंड हो गया, ये रिजल्ट हो गया। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोगों ने देखा कि A इनवर्स cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का एक कंडीशन में, इस कंडीशन को हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे xy के टर्म्स में। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा A माइनस बी दैट मीन्स cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का वैल्यू हो गया माइनस cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट। तो चलिए एक रिजल्ट तो हम लोगों ने देखा। कंडीशंस को याद रखें। कंडीशन अभी मैं इसके नीचे थोड़ा नोट डाउन करता हूं। यहां हम लोगों ने सपोज कर रखा था कि A माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू -π/2 टू 0। ओके, तो अगर इस कंडीशंस को लेकर के हम लोगों ने
इस रिजल्ट को पाया, तो इन कंडीशंस को हम लोग एक्स वाई के रूप में चेंज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू दिस. So now take this part. In this part we have a situation a minus b is less than equal to 0. तो अगर आप चाहो तो इसमें a is less than equal to b लिख लो. अब आप ये बताओ कि cos a, अगर मैं दोनों तरफ cos ले लूं, तो ये मुझको बताओ कि cos a के बाद सिंबल ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा. तो याद रखो cos जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब ये एंगल अगर इससे बड़ा होगा इस एंगल से, तो cos का वैल्यू इससे छोटा होगा. ये एंगल अगर छोटा है इससे, तो cos का वैल्यू इस एंगल के लिए इस एंगल से अधिक होगा. सो डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. एंड नाउ लुक हियर, cos a is equal to x, and so x is greater than equal to y, and this is the condition here. So cos x, ये रिजल्ट अगर हम लोगों को मिलता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो हम लोग लिखेंगे कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इस दोनों पॉजिटिव होगा. केवल इतना ध्यान देना है कि x बिगर है कि x स्मॉलर है. अगर x ग्रेटर है तो उस केस में यहां माइनस होगा, इसलिए कि cos अगर ग्रेटर है, ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये एंगल अगर इस एंगल से अधिक हो, ये वैल्यू अगर इस वैल्यू से अधिक हो, तो इस वैल्यू के लिए हम लोग जो देखेंगे कि ये जो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये एक निगेटिव आंसर देगा. इसलिए कि ये अगर cos इनवर्स x a है, cos इनवर्स y b है, अगर x लेस देन y है, तो अगर x लेस देन y है तो इसका मतलब cos a ग्रेटर देन cos b है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लेस देन इससे है तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर ये ग्रेटर है इससे तो नेगेटिव होगा. तो ये ग्रेटर है तो नेगेटिव होगा. चलिए फिर से हम लोग दूसरे कंडीशंस को भी देख लें. देखिए केस 2 में अगर हम लोग ले लें कि a माइनस बी वो 0 से ग्रेटर और π/2 के बीच में हो, तो साफ देख रहे हो कि ये जो सिचुएशन हुआ, ये सिचुएशन तो cos इनवर्स के भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होगा. इसका मतलब कि इसके लिए ये इन्वर्सिबल तो होगा ही होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर. इज इट? तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर. इज इट? ये जो रिजल्ट मिला ये अपना दूसरा वाला रिजल्ट है ये. लेकिन अब यहां कंडीशन कौन था? ये था. इस कंडीशन को अब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा x और y के टर्म्स में लिख लें, सो दैट इजी हो समझने में, इसलिए कि इसमें कहीं पर a और b तो लिखा हुआ नहीं है. चलिए हम लोग इसी का हेल्प ले लें, जैसे पीछे किया था. तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें. तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, और दोनों तरफ अगर cos लेंगे तो cos अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब cos a विल बी लेस देन इक्वल टू cos b. अब आप cos a का वैल्यू देखो तो क्या है? x, और cos b का वैल्यू क्या है? तो y. सो कंडीशन अपने पास बन करके आया x इज लेस देन इक्वल टू y. तो अब फिर से मैं थोड़ा वाइंड अप कर दूं, पहले आप इसको देख लो फिर मैं इनको वाइंड अप कर ले. तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अगर आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव कर दें तो इसका मतलब t1 और t2 दोनों जो होंगे वो 0 से π/2 के बीच में होंगे. और इससे हम लोगों ने दो रिजल्ट फाइंड किया कि t1 प्लस t2 का जो इंटरवल होगा वो 0 से π इंटरवल होगा. इसी तरह से t1 माइनस t2 का जो इंटरवल होगा वो माइनस π/2 से π/2 के बीच का होगा. ध्यान रहे कि ये जो मैं लिख रहा हूं कंडीशन, उसमें इक्वालिटी या फिर बीच का एक एंगल हटाना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोग tan के केस को डिस्कस कर रहे हैं या सेक और कॉसेक जैसे कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं. सो आप इसमें इक्वालिटी के साइन को बहुत ज्यादा टेंशन के साथ नहीं देखो. एक्चुअली आई एम डूइंग हियर इन जनरलाइज्ड मैनर, तो जनरलाइजेशन के कारण मैं ऐसा लिख रहा हूं. इक्वल टू tan के केस में नहीं होगा, वी नो दैट वन, तो उसको हटा लेंगे. चलिए फिर भी एक जनरल बात करें तो ये इस तरह का होगा कुछ. आप थोड़ा देखो, अगर इस इंटरवल की बात करें तो इसका मतलब वो इंटरवल क्रॉस ग्रुप का है, इसलिए जहां कहीं भी अगर हम लोग इसकी बात करेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात करेंगे तो इसमें कंडीशन कुछ नहीं याद करना है, बस डायरेक्ट आप लिख दो
कि इट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस है तो एक्स वाई, ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नो कंडीशन नीडेड। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम लोग इस कंडीशन की बात करें तो साइन में दो होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसमें दो होंगे, दोनों कंडीशंस हम लोगों को लिखने होंगे। ये इसका वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए कंडीशन याद करना पड़ेगा कि वो कंडीशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका जो दूसरा वैल्यू होगा वो होगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। आप चाहो तो इक्वल टू का सिंबल यहां भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक जगह हटा भी सकते हो, दोनों जगह लिख सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा ऐसे ही डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ बैठे कि साइन इनवर्स 2/3 और आई शुड टेक 3/4 4/5 नहीं, ठीक, साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इफ आई टेक दिस वन। अब आप ध्यान से देखो इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। इसके लिए पहले चेक होना चाहिए। 2 स्क्वायर मीन्स 4, ये वाला हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया 16/25। अब आप इसका एलसीएम लेकर के देखो, ये हो गया 225 और ये हो गया 100 प्लस 16 9 144। सो वी गॉट 244/225। सो इट इज क्लियरली ग्रेटर देन 1। तो इसका जब भी एडिशन करेंगे, तो इसके एडिशन के लिए हमको ये कंडीशन याद रहना चाहिए। तो पाई माइनस कर करके लिखेंगे साइन इनवर्स, और आगे जो हम लोगों ने देखा क्या, एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 16/25 प्लस वाई 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 4/9, और ये जो रिजल्ट होगा ये अपना आंसर होगा। इज इट क्लियर? कोई दूसरा तरीका बताओ इसको सॉल्व करने का। दूसरा बहुत साधारण तरीका ये हो सकता है कि इस साइन इनवर्स को हम लोग कॉस में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2/3 प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 4/5। अब अगर ये लिखते हैं हम लोग तो ये दोनों मिलकर के पाई हो गया, या माइनस कॉमन ले लो तो बचा कॉस इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। अभी मैंने बात किया कि जब प्लस का केस हो, t1 प्लस t2 हो, तो उस केस में कॉस में आपको कोई कंडीशन याद नहीं करना है। तो अगर कभी आप टेंशन में रहो, साइन वाला ग्रुप का कंडीशन आपको याद नहीं आ रहा हो, तो आप उसको चेंज कर करके कॉस में लिख सकते हो। फाइनली बट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, और कह सकते हो अप्रोच टैक्टिस, वो ये कि आप इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो, और tan के कंडीशंस को तो याद रखना ही रखना है। चलिए तो tan में इसको चेंज कर करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो अगर ये पता है कि कॉस इनवर्स के केस में इसकी राइटिंग सिंपल होती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखना होता है, तो आप चेंज कर लो। ओके, नाउ आई डिस्कस द थर्ड केस। अगर t1 प्लस t2 का केस हो तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स और tan इनवर्स में दो होंगे। तो चलिए tan इनवर्स के वो कौन कौन से दो होंगे, सो हम लोग लिखें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, एक रिजल्ट तो इसका होगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होगा जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। मीन्स ये कि अगर इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कंडीशन चेक करना होगा। दूसरा, इसका जो वैल्यू हो सकता है वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ध्यान रहे बेटा, इसमें कंडीशन हमको याद करने पड़ेंगे। किसके? साइन इनवर्स और tan इनवर्स के। अगर आप नहीं चाहो तो साइन इनवर्स को भूल करके जहां भी साइन इनवर्स मिले उसको tan इनवर्स या कॉस इनवर्स में चेंज कर दो। कॉस इनवर्स में चेंज करो तो कंडीशन नहीं लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स में चेंज करो तो tan इनवर्स के कंडीशन को रखो। तो अब मेरा एज ए मेंटर आपको सजेशन यह है कि आप
साइन इनवर्स के कंडीशन को मत याद करो। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, आपको अंदर से लगे कि ये थोड़ा गलत है, तो आप उसको कोशिश करो कि tan में चेंज कर दो। tan वाला कंडीशन बहुत सिंपल कंडीशन है, और tan के कंडीशंस में एक खास बात ये भी होती है कि इसमें कहीं रूट नहीं होता, तो कैलकुलेशन भी सिंपल होता है। तो tan का कंडीशन अगर हम याद रखें तो sin का कंडीशन इसमें मीनिंगलेस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करें, इस सिचुएशन को देखें। ये जो सेकंड वाला है t1 माइनस t2, अगर t1 माइनस t2 मतलब दो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंस अगर हो, तो साफ है कि ये रेंज पड़ता है साइन इनवर्स ग्रुप का। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स में एक ही रिजल्ट होगा, कोई कंडीशन याद नहीं करना है। ये हो गया साइन इनवर्स का कंडीशन, हम नहीं याद करेंगे। ये हो गया tan इनवर्स का, हम कंडीशन याद नहीं करेंगे। अब रहा ये कि इस केस में एक वेरिएशन आएगा, वो है कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स के दो रिजल्ट्स होंगे, उसको याद करना होगा। इसके कंडीशंस बहुत सिंपल है। अगर मान लो कि फिर भी आपको कंडीशन से डर लगता हो, तो आप जान रहे हो कि डिफरेंस वाले में साइन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहां मैंने साइन को कॉस में, ये जैसे मैंने यहां पर साइन को कॉस में चेंज किया, आप कॉस इनवर्स वाले को साइन में चेंज करके लिख सकते हो और कंडीशन बिना लिखे। बट अगेन आई से इट्स वेरी सिंपल रिजल्ट, सो आप याद कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। केवल ये चेक करना कि x ग्रेटर हो, x अगर ग्रेटर हो तो निगेटिव लगा देना, x अगर स्मॉलर हो तो जैसे है पॉजिटिव साइन के साथ लिख देना। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू अलाइक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड नाउ वी विल डिस्कस द मल्टीपल एंगल्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो मल्टीपल ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मल्टीपल ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब हम लोग ये जानना चाहते हैं 2 साइन इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, लाइक दैट। इन सबों के रिलेशंस को हम लोग समझना चाहते हैं। देखो साइन इनवर्स x एक एंगल है, तो ये 2 ऑफ दैट एंगल है। इनके रिलेशंस को पहले हम लोग बात अभी कर रहे हैं, हम लोगों का फोकस है कंडीशंस पर, फिर उसके प्रूफ के प्रोसेस में हम लोग इन चीज़ों को भी समझेंगे कि ये कैसे हुआ। देखिए आप देख रहे हो कि फिर से कंडीशंस साइन इनवर्स वाले में 3 कंडीशंस हैं, tan इनवर्स वाले में आप देख रहे हो कि 5 कंडीशंस आपको दिख रहे हैं यहाँ। तो अगर हम लोग फिर से उसी बात को फोकस करें, फिर से वही सोचे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव रख लें। मतलब अगर ये t जो है अपना t इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको अगर हम इसके आर्गुमेंट को पॉजिटिव कर लें तो इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 से π/2 के भीतर ही होगा, चाहे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो, चाहे साइन ग्रुप का हो या कॉस ग्रुप का हो। सो इफ t lies between 0 and π/2 then suddenly these relations have been curtailed। कि कभी भी अगर अपने पास लिखा हो इस तरह का सिचुएशन 2 साइन इनवर्स -1/2, तो हम लोग इसको हैंडल ही नहीं करें। हम लोग इस माइनस को पहले साइन इनवर्स -x वाले ढंग से इसको लिख लें -2 साइन इनवर्स 1/2, सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे कंडीशंस बहुत सारे कर्टेल हो जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। इन कंडीशंस में जरा देखो, अगर हम लोग साइन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स का जो डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, डोमेन नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है इसका साइन इनवर्स x का, वो हम लोग देख रहे हैं कि ये -π/2 से लेकर के π/2 है। अगर हम लोग इस x को पॉजिटिव कर दें तो उस कंडीशन में ये -π/2 ना होकर के ये 0 से π/2 के बीच में होगा, मतलब t का वैल्यू 0 से π/2 के भीतर होगा। अगर ऐसा होगा तो सडनली आप देख रहे हो कि x अगर पॉजिटिव है तो ये कंडीशन यहां पर थोड़ा चेंज होकर के 0 बन जाएगा। फिर दूसरा, ये कंडीशन आपके पास नहीं रहेगा जिसमें x का वैल्यू निगेटिव है, तो सडनली इतना आपका कम जाएगा। साइन के सिर्फ 2 रिलेशंस रहेंगे। ओके, सिमिलरली यहां 3 वाले केस में भी आप देखो x का वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है, तो ये 0 होगा, और इसी तरह से ये निगेटिव वाला वैल्यू इसमें नहीं इंक्लूड होगा। सो साइन का जो देख रहे हो रिलेशन सडनली 2 ही रह गया। इसी तरह से अगर tan में नजर डालो तो tan में देखो x -1 से 1 के भीतर, x -1 से 1 के भीतर, ऑब्वियसली जब हम लोग tan इनवर्स की बात करेंगे तो tan इनवर्स के लिए t फिर से 0 और π/2 के भीतर में होगा।
इसका मतलब यह है कि x का वैल्यू पॉजिटिव होगा 0 से इंफिनिटी तक। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा लेस देन 1, आप इसके आगे लिख सकते हो -1 ना लिख करके कहां तक चलोगे, 0, ये 0 होगा। ओके, सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन -1 का फिर कोई रोल नहीं रहेगा, बिकॉज इन दैट सिचुएशन आर्गुमेंट इज पॉजिटिव। सो ये वाला रिलेशन फिर से अब अपने पास यूजलेस हो जाएगा। सिमिलरली x कैनॉट बी इक्वल टू -1, सो ये रिलेशन भी कैंसल्ड। सो वी हैव ओनली दीज 3। सिमिलर अप्रोच इन दिस वन ऑल्सो, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 से कम होगा नहीं, निगेटिव होगा नहीं, ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन अपने पास नहीं रहेगा। सो ये कंडीशन भी नहीं रहेगा। सो नाउ वी हैव ओनली 3 केसेस फॉर tan, 2 केसेस फॉर sin. Similar situation we will handle for cos inverse also. First of all, go through these 3. And अब आपके सामने देखो ये जो रिलेशंस हैं ये बड़े छोटे छोटे रिलेशंस हो गए। फिर इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपर ढंग से कि ये वैल्यूज कैसे आते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा इंटरनल हैंडलिंग, जिससे कि आपको अदर देन दिस कोई और सिचुएशन हो तो आप हैंडल कर लो। मान लीजिए कि हम लोग इस सिचुएशन की बात करें, साइन इनवर्स में एक ले लेते हैं हम लोग डबल का। लेट ध्यान दें यहां पर कि अपना ये जो t है, t क्लियरली t लाइज बिटवीन t जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, यहां पर साइन का केस है। सो इट लाइज बिटवीन 0 to π/2। x जो है वो अपना पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप चाहो तो ये 0 नहीं लिख सकते हो। चलो अब अगर मान लो हम लोग सपोज कर लें कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू x। साइन थीटा का वैल्यू x हो गया। अब अगर ये पता करें हम लोग कि साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू x, 2x, एंड कॉस थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस वन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है कि हम लोग चाह ये रहे कि इस बात को लिखें ऐसे, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट कैन वी राइट और नॉट, इट मस्ट बी चेक्ड। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, शुड बी चेक्ड। अब देखो ये 2 थीटा अगर साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करेगा, केवल उस सिचुएशन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखो ये रेंज कहां से कहां तक है, थीटा का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हेयर थीटा जो है वो 0 से π/2 के भीतर है। लेकिन थीटा तो है, लेकिन 2 थीटा हम लोगों को जानना है, तो 2 थीटा अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक। अब आप बताओ 0 से पाई तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता नहीं है। एक्चुअली इसमें 2 केसेस बनने चाहिए, एक केस बनना चाहिए 0 से π/2 और दूसरा केस बनना चाहिए π/2 से पाई। तो चलिए हम लोग केस नंबर 1 की बात करें, जब थीटा का वैल्यू 0 से ग्रेटर और π/2 तक हो। इस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एंगल हुआ, 2 थीटा। सो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एंगल हुआ, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसको इजीली लिख सकते हो, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहां तक में तो कोई झंझट ही नहीं था। इस कंडीशन की बात अगर हम लोग कर लें कि 2 थीटा जो है वो π/2 तक में है, हेयर 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2, दैट मीन्स थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/4, और थीटा अगर π/4 से लेस या इक्वल हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन दोनों तरफ ले लें, तो साइन थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू साइन π/4, दैट मीन्स 1/√2 इज इट। अब अगर साइन थीटा को देखो तो साइन थीटा था क्या, x, दैट मीन्स x
x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/√2। अब आप बताओ, अगर हम पहले से पॉजिटिव कर रखे हैं तो ये भी नेसेसरी पार्ट नहीं है, केवल इससे काम चल जाएगा कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1/√2 तो उस कंडीशन में ऐसा होगा। इज इट क्लियर? सो इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1/√2 द रिजल्ट ऑफ 2 sin inverse x इज दिस वन। सेकेंड कंडीशन भी हम लोग देख लें, केस नंबर 2। अगर मान लो कि हम लोग इसमें 2 थीटा का वैल्यू जो कि 0 से पाई था, हम लोगों ने एक केस बनाया जो 0 से π/2 था, सो दैट ये साइन इनवर्स वाले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। लेकिन अगर हम लोग 2 थीटा का वैल्यू π/2 के इक्वल से लेकर के अधिक तक, देखिए इक्वल टू का जो सिंबल यहां हम लोग लिखते हैं ये कोई नेसेसरी सिचुएशन नहीं है। आप चाहो तो इस इक्वल टू को नहीं भी लिख सकते हो या यहां नहीं लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब इक्वल टू का सिचुएशन होता है तो। चलिए, तो यहां अगर हम लोग देखें ये सिचुएशन की बात करें तो अब आप बताओ क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -π/2 से π/2 होता है, और जब हम लोगों ने पॉजिटिव ले रखा तो यहां 0 से π/2 होना चाहिए, सो है नहीं। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। अगर हम लोग पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये -π/2 हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास 2 थीटा माइनस पाई, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 0। क्लियर? अगर हम लोग माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और इसका ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो जाएगा, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा प्लस होकर के ये सिंबल लेस देन, सो π/2। सो क्लियरली आप देख रहे हो π-2 थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एंगल हुआ। अब थोड़ा सा इस बात को मॉडिफाई करके उस टर्म्स में ले आए तो काम बन जाएगा। नाउ देखिए, अगर इसको मैं मॉडिफाई करके उस एंगल में लिखूं तो क्या लिखूंगा? साइन π-2 थीटा। अब आप चेक करो, साइन π-2 थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा होता है, सो इसमें कोई और चेंज नहीं चाहिए। तो साइन π-2 थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये इजीली ये एंगल इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं π-2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वही रिजल्ट है जो यहां हम लोग देख रहे हो। अगर 2 थीटा उधर कर लो और साइन इनवर्स इधर कर लो तो ये रिजल्ट बदल करके हो गया अपने पास ये 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स, तो 2 थीटा मीन्स 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी गॉट दिस रिजल्ट। अब कंडीशंस को x के टर्म्स में लिख लें। तो कंडीशंस को अगर x के टर्म्स में हम लोग लिखना चाहते हैं तो जरा चेक करके देखो अपने पास रिलेशन क्या था, ये था। इज इट? इस रिलेशन में अगर हम लोग ये चेक करना चाहें कि अपना π-2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा तो अब आप चेक कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहो तो इस रिलेशन को ले लो, 2 थीटा इज क्लियरली ग्रेटर देन π/2, दैट मीन्स थीटा इज क्लियरली ग्रेटर देन π/4, और थीटा साइन ले लो तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन π/4, दैट मीन्स 1/√2। अब आप देख रहे हो कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा इज टेकन एज साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग लिखें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। इसके आगे मैंने इस कंडीशन को लिखा नहीं, ये पाई वाला कंडीशन को आप अंडरस्टूड है कि ये अगर पाई ले लोगे तो ग्रेटर देन यहां पर हो जाएगा इस तरह से, लेस देन इक्वल टू पाई, π/2 मीन्स 1, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग जान रहे हैं कि यहां x का वैल्यू जो है वो 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता, सो इट इज अंडरस्टूड दैट इट शुड बी बिटवीन दिस टू, और ये नेसेसरी पार्ट भी नहीं है, इसको आप ओमिट कर सकते हो, इसलिए कि आप जान रहे हो कि x 1 से अधिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अब आपके पास जो कंडीशंस हो गए वो थोड़े छोटे हो गए, कोई मुश्किल काम नहीं रहा। 1/√2 से
अगर x का वैल्यू लेस देन रहेगा तो ये होगा, ग्रेटर देन रहेगा तो ये होगा। इसमें अंडरस्टूड पार्ट है कि x का वैल्यू 1 से अधिक हो ही नहीं सकता। इसमें अंडरस्टूड पार्ट है कि x का वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज शुरू से ही हम लोगों ने x को पॉजिटिव रखा है। सो केवल ये दो बातें याद रखें और इंक्लूड कर लें बिगिनिंग में कि हम x को आर्गुमेंट को पॉजिटिव ही रखेंगे तो अपने पास कंडीशंस कम जाते हैं। चलिए यही बात अगर हम लोग देखना चाहें 3 के केस में तो आप कर सकते हो, एंड आई लीव फॉर यू। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ tan। देखिए इस बार मैं 2 tan इनवर्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। 2 sin इनवर्स हम लोगों ने अभी देखा, हम लोग 3 tan इनवर्स वाले रिलेशंस को एक बार देख लें। यहां याद रहे कि अपना x जो है वो पॉजिटिव है, ये एकदम याद रहे। अगर मान लो कि हम लोग सपोज करें कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब हो गया tan थीटा इज इक्वल टू x, और हम लोगों को मालूम है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यहां से थीटा का वैल्यू होना चाहिए था -π/2 से π/2, लेकिन यहां देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन π/2 होगा। अगर इसको पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं तो ये इक्वल टू भी हटा लो, तो थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अब अपने पास सिचुएशन है हम लोग इसका हैंडलिंग कर रहे हैं, तो अब अगर हम लोग tan 3 थीटा फाइंड करके देखें तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप tan थीटा का वैल्यू पता रखे हो, जान रहे हो tan थीटा का वैल्यू अपने पास x है, सो इट इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब फिर क्वेश्चन वही अराइज करता है कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वी शुड चेक इट। सो थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, देयरफॉर 3 थीटा लाइज बिटवीन 0 to 3 times of this one 3 π/2। अब आप बताओ इनवर्स होने के लिए नेसेसरी जो सिचुएशन था वो सिचुएशन ये था कि -π/2 से π/2 के बीच में हो, और -π/2 वाला पार्ट अगर छोड़ दें इसलिए कि x पॉजिटिव है, तो 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए था। तो 0 से π/2 के बीच में तो ये है नहीं, तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक 0 से π/2 ले लें और π/2 से फिर 3 π/2 का केस ले लें। तो दो केस अगर हम लोग बनाए, एक केस में अगर हम लोग ले लें कि 3 थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, और सेकंड केस की π/2 से 3 π/2, तो अगर इस सिचुएशन की बात करें, कि 3 थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2 अगर हम लोग कहें, इसलिए कि ये इसका वैल्यू अगर हम 3 थीटा का ले तो 3 थीटा का वैल्यू π/2 से अधिक नहीं हो सकता। तो एक सिचुएशन अगर हम लोग ये लें तो इस कंडीशन में क्या मिलने वाला है अपने पास, देखिए ये जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होगा, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, एंड वी गॉट द रिजल्ट 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और अगर कंडीशन को हम लोग चेक करें तो कंडीशन क्या कहा जा रहा है यहां पर कि 3 थीटा इज लेस देन π/2। सो इसका मतलब हो गया कि थीटा मस्ट बी लेस देन π/6। अगर ये लेस देन π/6 है, इसका मतलब अगर दोनों तरफ tan ले लें तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। तो इट विल बी इक्वल टू tan π/6 मींस tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/√3, and we know that tan theta is equal to x. So x is less than 1/3 is the condition. अब आप ये सोचो कि मैंने ये 0 नहीं लिखा, अगर 0 लिखता तो 0 से 1/√3, जो मीनिंगलेस बात है, बिकॉज हम लोगों ने शुरू से ही सपोज कर रखा है कि x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो ये नेसेसरी पार्ट हुआ नहीं। So x is less than 1/√3 is the condition for this result. And now take another condition. Another condition is this: if we take 3 theta
lying between pi by 2 to 3 pi by 2, 3 theta lying between pi by 2 to 3 pi by 2। अब देखो एक कंडीशंस में अभी भी रह जाता है। देखो पूरा एंगल क्या था, 0 से 3 pi by 2, 0 से 3 pi by 2, 0 से 3 pi by 2। अगर हम लोग देखें तो 0 से 3 pi by 2 का मतलब हो गया कि उसमें pi by 2 था बीच में, बट वी इग्नोर्ड इन दीज टू केसेस। इस केस में मैंने pi by 2 नहीं लिया, इस केस में भी मैंने pi by 2 नहीं लिया। सो pi by 2 का भी केस हमारे पास होना चाहिए। चलिए पहले हम लोग इसको देखें। थीटा अगर इसके बीच में, 3 थीटा अगर इसके बीच में लाई करता है तो साफ साफ ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है नहीं। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नहीं है तो इसका इनवर्स एडजस्ट नहीं करेगा, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लें जिससे कि ये उस रेंज में आ जाए। चलो अगर इसमें हम लोग पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 3 थीटा माइनस पाई, और इस तरफ हो जाएगा पाई। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाय 2 बचेगा। अब आप देखो 3 थीटा माइनस पाई, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, जो tan इनवर्स के लिए सुटेबल कंडीशन होता है। इसका मतलब कि 3 थीटा माइनस पाई, या अगर हम लोग इस तरह का केस ले लें पाई माइनस 3 थीटा, या जो भी ये अगर केस ले लें तो ये जो केस हो गया ये इसके इनवर्स कंडीशन के लिए सूटेबल है। तो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें, नाउ tan 3 थीटा को लिख लें tan पाई माइनस 3 थीटा, पाई माइनस 3 थीटा। अब चेक करो बेटा, tan पाई माइनस 3 थीटा का वैल्यू होता है माइनस tan 3 थीटा, माइनस tan 3 थीटा, माइनस tan 3 थीटा। लेकिन यहां तो है tan 3 थीटा, तो एक निगेटिव साइन अगर यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस tan 3 थीटा और माइनस मिलकर के प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास जो वैल्यू यहां था 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इस लोगों को मालूम है, हम लोगों को ये पता है कि साइन tan ये सभी ऑड फंक्शंस होते हैं। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। अगर इसको यूज करें तो माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, मतलब निगेटिव कर दें एंगल को तो इट विल बिकम 3 थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देखो ये तो एंगल अपने पास यहां माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, इसका मतलब इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा। अगर इनवर्स एडजस्ट करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा माइनस पाई, 3 थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू, हम लोग इसको उधर ले जाकर के tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये फंक्शन उधर जाता नहीं है, हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा। अभी इसमें ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, अगर इसका इनवर्स एडजस्ट करता है तो उसके इनवर्स में अगर इसको इनपुट बनाएंगे तो ये आउटपुट होगा। सो आई डिड इट। अब फाइनली वी गॉट 3 थीटा, 3 थीटा मीन्स 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इस पाई को उस तरफ कर दें तो पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस। तो हम लोगों ने पहला रिजल्ट ये पता किया था, दूसरा रिजल्ट अभी मिला, लेकिन अभी भी इसके कंडीशंस एक बार चेक हो जाने चाहिए। तो चलिए इसके कंडीशंस को एक बार चेक कर ले। तो यहां से अगर मान लो कि मैं इसकी चेकिंग कर लूं तो चलो हम लोग देख रहे हैं कि 3 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, ग्रेटर देन पाई बाय 2, दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 6। सो tan थीटा इज ग्रेटर देन tan पाई बाय 6, और इसका मतलब ये हो गया tan थीटा मीन्स x इज ग्रेटर देन tan पाई बाय 6 मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 बाय रूट 3 होगा तो उस केस में हम लोग ऐसा लिखेंगे। देखिए आप जरा ध्यान से सोचिए कि अपने पास जो वैल्यूज का जो लिस्ट था वो क्या था। हम लोगों ने x को पॉजिटिव कर रखा था, तो 0 से ग्रेटर से लेकर के 1 बाई रूट 3 तक, फिर 1 बाई रूट 3 से हम लोग ऊपर चले, यहां पर हम लोगों ने 1 बाई रूट 3 को इक्वल किया नहीं, तो एक वैल्यू बच गया अभी भी उसके बीच में x इज इक्वल टू 1 बाई 3 का, रूट 3 का, जो आप ऐसे भी समझो कि 3 थीटा लाई कर रहा था, 3 थीटा लाई कर रहा था यहां 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में,
जिसके लिए एक केस हम लोगों ने बनाया 3 थीटा 0 से पाई बाय 2, दूसरा केस बनाया 3 थीटा पाई बाय 2 से अधिक 3 पाई बाय 2 तक, और तीसरा केस अभी भी स्टिल रह जाता है कि 3 थीटा पाई बाय 2 के इक्वल हो। अगर 3 थीटा पाई बाय 2 के इक्वल हो तो क्या होगा, चलिए ये मैं आपको करके दिखाता हूं, बट आई नीड सम स्पेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू इट, देन आई विल रब सम पार्ट ऑफ द बोर्ड। देखें, थर्ड केस का मतलब हो गया कि अगर हम लोग ले लें 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, अगर 3 थीटा पाई बाय 2 है तो इसका साथ साथ मतलब हो गया 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आंसर तो ये हो गया पाई बाय 2। अब कंडीशंस को थोड़ा सा x के टर्म्स में लिख लें, तो देखो 3 थीटा पाई बाय 2 है, इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा पाई बाय 6 होगा, और थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा का मतलब हो गया अपने पास tan इनवर्स x। चलिए छोड़िए, पहले हम लोग इसको tan के ही टर्म्स में लिख लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6। अब अगर tan थीटा को चाहो तो x लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू tan पाई बाय 6 मींस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। सो केस बन गया 1 बाय रूट 3 का, सो ये बन गया, ये बन गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि हम लोगों ने देखा कि अगर आर्गुमेंट्स को शुरू से ही अगर हम पॉजिटिव रखें तो कितना एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये कि जो समेशन और डिफरेंस कर रहे थे उसमें बहुत एडवांटेज है। जब आप सम कर रहे थे तो सम करने में कॉस का केवल एक रिलेशन होता था, उसमें कोई कंडीशन याद नहीं करना था। साइन और टैन के दो कंडीशंस होते थे, जिसमें मैंने प्रेफर किया था कि टैन के कंडीशन को याद कर लो, साइन के कंडीशन को मत याद करो। अगर याद है इट्स बोनस, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या फिर साइन को टैन में कन्वर्ट करके काम कर लो। ओके, तो आप अगर देखो तो दो कंडीशन से काम बन जाता है, एक टैन का और एक बस सिर्फ टैन का, टैन के दो कंडीशंस। फिर अगर मान लो कि डिफरेंस वाला केस ले लो तो उसमें साइन में और टैन में कुछ याद नहीं करना है, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखो। कॉस में दो कंडीशंस होंगे, आप अगर उसको अवॉइड करना चाहते हो तो कॉस को साइन या टैन में बदल लो, लेकिन अगर उसको अवॉइड नहीं करना चाहते हो तब भी बहुत सिंपल है, इसलिए कि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में अगर x ग्रेटर है तो आंसर नेगेटिव में दो, x अगर लेस देन y है तो उस केस में पॉजिटिव में दो। यहां भी अगर आप चेक करो मल्टीपल एंगल्स में तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स या 2 टाइम्स टैन इनवर्स में कुछ नहीं करना है। जब x पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंगल लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 2 के भीतर। इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर हम ब्रेक करके देखें कि किस एंगल का डबल मैक्सिमम तक पहुंचता है तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में वो एंगल है 45 का। तो इसमें दो ब्रेक बनेगा, एक 0 से पाई बाय 2 और एक पाई बाय 2 से ऊपर। तो 0 से पाई बाय 2 डबल में 2 साइन इनवर्स में और 2 टैन इनवर्स में। अगर ये डबल वाला केस लेते हो तो ऑब्वियसली एक केस साइन के केस में बनेगा 45 डिग्री का मतलब 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 से कम अगर हो तो एक केस, 1 बाय रूट 2 से ऊपर हो तो पाई माइनस करके लिखते हैं। इसी तरह से टैन इनवर्स में भी अगर हम लोग 45 डिग्री का ब्रेक बना ले तो एक 1 का केस होगा लेस देन 1 का, एक मोर देन 1 का, मतलब 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए कि 45 टू 90 होता है। 90 डिग्री इनवर्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टैन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होता है। इसका मतलब एक अलग से केस बनेगा पाई बाय 2 का, जो कि हम लोग देख रहे हैं। वो कब होगा? जब हम लोग देखेंगे कि एंगल जो है वो पाई बाय 4 है। चलिए 3 टाइम्स वाले में भी यही सिचुएशन है, ब्रेकेज भी आपका 3 टाइम्स में भी 2 ही ब्रेक होगा अगर आप निगेटिव को अवॉइड कर दो। अदरवाइज निगेटिव को अगर अवॉइड नहीं करते तो साइन वाले में 3 केस बनता, टैन वाले में 5 केस बनता। आप इसको अगर 0 से आर्गुमेंट पॉजिटिव रखते हो तो 0 से 90 के बीच में तो 3 का इंटरवल अगर बनाओगे तो 30 डिग्री का ब्रेकेज होगा। तो 30 डिग्री और 30 से लेकर के 90 डिग्री 2 केस होगा। लेकिन टैन में चूंकि हम लोग 30 डिग्री नहीं ले सकते हैं इसलिए उसमें एक अलग केस बन गया। ओके, सो नाउ आई एम टू डिस्कस द सिचुएशन ऑफ 2 cos inverse x, 3 cos inverse x, and in the end we will discuss about 2 tan inverse x in terms of sin, cos inverse and tan inverse. देखिए फिर से मल्टीपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टू cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x का कन्वर्जन tan, sin और फिर cos में
तो फिर से आप देख रहे हो कि बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही इस लेक्चर को यहीं पर फिक्स कर रखा है कि हम लोग अपने आर्गुमेंट को पॉजिटिव रखेंगे। इफ x इज पॉजिटिव, तो x अगर पॉजिटिव है तो आप सोचो कि ये कंडीशन यहां क्या कर रहा है। इस कंडीशन का कोई यहां मीनिंग नहीं है। आप देख रहे हो 0 से 1 तक ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन ये 0 से लेस तो हो ही नहीं सकता, और 0 इक्वल तो इसमें है ही इंक्लूडेड। सो दिस कंडीशन इज मीनिंगलेस कंडीशन। सो आप इसको छोड़ दो। आप यहां चाहो तो 0 भी हटा सकते हो। एक्चुअली हम लोगों को पहले से ये डिसीजन हम लोगों ने ले रखा है कि x इज पॉजिटिव, सो ये कहने का कोई सेंस नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो सिंपली इफ x इज लेस देन 1, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो 2 cos इनवर्स को इसके कंडीशन में। अब आप बताओ, क्या x का वैल्यू कभी भी 1 से अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पार्ट भी मीनिंगलेस है। तो आपने देखा कि कितना कंफर्टेबल हो गया जैसे ही अगर आपने x को कह दिया कि ये पॉजिटिव आर्गुमेंट है, तो आप देख रहे हो कि 2 cos इनवर्स x में सीधे सीधे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखने में कहीं पर कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं। कब? जब ये पॉजिटिव हो। फिर अब आप 3 cos इनवर्स x के बारे में सोच करके देखो, फिर से वही आर्गुमेंट कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर आप 0 से 1 के बीच में रखते हो तो ये कंडीशन वैलिड है। इस कंडीशन में ये वैलिड नहीं है, यहां 0 होना चाहिए। अब 0 लिखने का भी कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दिस x इज ग्रेटर देन 0। सो ये भी पार्ट क्लियर हो गया कि आप केवल ये याद रखो कि 1/2 से लेकर के 1 के बीच में। इस कंडीशन को देखो तो ये मीनिंगलेस है, ये निगेटिव है x का वैल्यू, जो हो नहीं सकता। तो आपने क्या देखा कि cos में भी सिर्फ 2 कंडीशन बचे। उस 2 कंडीशन में भी बहुत सिंपल कंडीशन है। ये देखो, एक है 1/2 से कम, मतलब 0 से 1/2 के बीच में, और एक है 1/2 से ऊपर। कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ही सोचो कि अगर ये x 0 से π/2 के बीच में है, तो इसका 3 टाइम्स कौन सा एंगल होगा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के एक्सट्रीम को पहुंचेगा? तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है cos का 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर 30 डिग्री का एंगल अगर हम लोग 60 डिग्री का एंगल अगर हम लोग ले लें, तो 60 डिग्री का 3 टाइम्स होता है 180। इसका मतलब 0 से 90 के बीच का जो वैल्यू है इस एंगल का, उसमें एक 60 तक जाएगा और 60 से 90 तक जाएगा, तो 2 ही ब्रेकेज होगा। तो ये हो गया, ये वाला जो ब्रेकेज हो गया वो हो गया अपने पास। देखिए, ये cos 0 डिग्री से लेकर के cos 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। इसका मतलब हाफ और 1 के बीच का ये जो एंगल हो गया, ये मोर देन 60 डिग्री के केस में हो गया। मोर देन 60 डिग्री के केस में हम लोगों को पता है कि 1 से घटता हुआ 0 होता है 90 डिग्री पर, तो लेस देन 1/2 का केस हो गया। तो 2 ही केस बनेंगे। 2 tan इनवर्स की कन्वर्जन की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि x इसमें अगर पॉजिटिव है तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। ये सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं x लेस देन 1। तो x अगर लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर x इक्वल टू 1 है तो हम लोगों को मालूम है इक्वल टू 1 जैसे ही कर दोगे तो tan इनवर्स ये x का वैल्यू tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, तो π/4 टू जा 1/2। तो ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है। तो यही 2 कंडीशंस हो गए कि अगर 2 tan इनवर्स को tan के टर्म्स में बदलना है तो लेस देन 1 का केस एक, ग्रेटर देन 1 का केस एक, 45 डिग्री तक का एंगल एक, 45 से ऊपर का एंगल 45, इसलिए कि 45 टू जा 90 होता है। तो 45 तक का ब्रेकेज होगा और 45 तक का ब्रेकेज यहां होगा। चलिए, अगर हम लोग इसको साइन के कंडीशन में चेंज करना चाहें, साइन इनवर्स में, तो फिर से याद रखो कि ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो ये वाला केस में ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां हमारे पास अंडरस्टूड हो गया कि इफ x इज ग्रेटर देन, इफ x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 तो ये कंडीशन होगा। अब x ग्रेटर देन 1 है तो ये कंडीशन होगा। ये कंडीशन यहां पर वैलिड नहीं है, इसलिए कि x निगेटिव हो नहीं सकता। तो आप देख रहे हो कि लगातार इसमें रबिंग वर्क हो रहा है, बहुत सारा पार्ट इसमें से रब कर दिया गया। अभी तक आप देख रहे हो। इसी तरह से cos में भी देखो, अगर x पॉजिटिव है, cos के टर्म्स में लिखना चाहें तो x पॉजिटिव का ये केस है जो वैलिड है, लेकिन x लेस देन 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये फिर से इनवैलिड केस हो गया। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने आर्गुमेंट को पॉजिटिव कर दिया तो कंडीशंस कम गए, और इन कंडीशंस को भी याद करना बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि आप फिर सोचो, ये एंगल अगर 3 टाइम्स है
तो 3 टाइम्स होने का मतलब होता है कि 3 टाइम्स करके एक्सट्रीम होगा। कॉस 180 तक होता है, इसका मतलब 60 तक का एक ब्रेक होगा, 0 से 60 और 60 से 90, तो 2 ही ब्रेकेज होगा। तो 0 से 60 वाले केस में सीधा सीधा होगा और 60 से 90 वाले में 2 पाई माइनस होगा। अभी हम लोग इसको डिराइव करेंगे। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स वाले केस में भी सेम सिचुएशन देख रहे हो, ये तो हम लोगों ने पहले से डिस्कशन कर रखा है। चलिए साइन इनवर्स में देखें तो साइन इनवर्स में 2 केस बनेगा, एक बनेगा लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1, एक बनेगा पाई माइनस साइन इनवर्स जो कि ग्रेटर देन 1 में होगा। फिर से अगर कॉस इनवर्स में आओ तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं है कि tan इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स का अगर हम लोग ब्रेकेज करना चाहें तो इसमें ब्रेकेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि tan इनवर्स 0 से 90 डिग्री के पॉजिटिव एंगल के कारण 0 से 90 तक में है और 0 से 90 का जैसे ही डबल करोगे तो 180 होता है। इसका मतलब इसका जैसे ही ट्वाइस करेंगे तो कोई कंडीशन नहीं होगा जो यहां पर था। इज इट क्लियर? तो कॉस के केस में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं इसका 3 cos इनवर्स x वाले का। इस प्रोसेस में हम लोग कुछ लर्निंग कर लेंगे। चलिए लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू x। क्लियरली जहां यहां सोचो कि अपना जो x है वो पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है, और ऐसा जब भी होगा तो अपने पास ये जो थीटा का जो वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू पावर 2 होगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, ये शुरू से हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं। चलिए अब अपने पास ये मालूम करना है कि 3 cos इनवर्स मतलब 3 थीटा के टर्म्स में लिखे, तो देयरफॉर cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका वैल्यू हम लोगों को पता है, इट इज इक्वल टू x, तो 4x क्यूब माइनस 3x। अब ये डिसीजन लेना है कि ये 3 थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो साफ देख रहे हो कि नहीं होगा, लेकिन इसको रिकॉल करो। हियर थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पावर 2। अब अगर इसका 3 टाइम्स कर दो तो 3 टाइम्स इसका होगा 0 टू 3 पावर 2। अब साफ देख रहा हूं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो 2 हिस्सों में ब्रेक कर लें तभी इसमें पॉसिबल है। तो cos 3 थीटा का वैल्यू 0 से 3 पावर 2 के बीच में अगर हम लोग लिखें cos 3 थीटा, हाँ ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बीच में लिखें तो 3 थीटा का वैल्यू हो गया 3 पावर 2। इसका मतलब ये एंगल जो है वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 3 पावर 2 मींस 270 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री। तो चलो इसको हम लोग 2 हिस्सों में ब्रेक कर लें, एक 180 तक कर लें और एक 180 के बाद कर लें। तो पहला केस हम लोग कर लें कि लेट 3 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, लेस देन इक्वल टू पाई। अब ये जो एंगल हो गया ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो गया, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, एंड दैट मीन्स 3 ये जो थीटा था वो हम लोगों ने सपोज किया था cos इनवर्स को, तो cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलिए कंडीशंस को भी एक बार रिकॉल कर ले, मतलब ये तो हो गया अपने पास, लेकिन ये कंडीशन आएगा कि नहीं इसको चेक करते हैं। देखिए यहां पर 3 थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू पाई है, दैट मीन्स थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3 है। थीटा इज लेस देन पाई बाय 3 है। अगर मान लो दोनों तरफ हम लोग कॉस का वैल्यू ले लें, तो कॉस का वैल्यू लेंगे तो कॉस थीटा, आपको शुरू से मैं कहता रहा हूं कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एंगल बड़ा होगा तो कॉस का वैल्यू स्मॉलर होगा। यहां थीटा अगर स्मॉलर है तो इसके कॉस का वैल्यू इससे ग्रेटर होगा। सो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 का मतलब हो गया cos थीटा मींस x और cos पाई बाय 3 मींस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब आप अंडरस्टूड है इसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या, एकदम 5-10 तो होगा नहीं। x का वैल्यू -1 से 1 के भीतर होता है, पॉजिटिव होने के कारण 0 से 1 के भीतर है यहां। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा
वो ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 लिखने की कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। सो इट इज बिटवीन दीज टू। तो अगर हम लोग चाहें तो इस बात को लिख लें, क्लियर। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी को भी लेकर के चलते तो ये रिजल्ट मिल जाता। हम लोग लिखते cos 0 का वैल्यू होता है 1। ओके, सो दिस कंडीशन इज नाउ मेड। एंड नाउ अबाउट दिस सिचुएशन अब हम लोग कौन सा लेंगे केस? अब हम लोग केस नंबर 2 लेंगे जिसमें 3 थीटा का वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू इट एंड then I will rub some part of the solution. Space, required space. देखिए, अगर हम लोग दूसरा केस ले लें, केस 2 ले लेते हैं। मान लीजिए कि केस 2 अगर अपने पास अभी तक हम लोगों ने पाई तक का लिया था तो 3 थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई एंड लेस देन इक्वल टू 3π/2। देखो बेटा, यहां पर इक्वल टू का सिंबल जो मैंने लिखा नहीं भी लिख सकता हूं या पिछले वाले में नहीं लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। इज इट क्लियर? So I am mentioning here. So 3 theta between pi and 3π/2. अगर ऐसा है तो इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको लाना पड़ेगा हमको 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में लाने के लिए करो क्या कि इसको पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। पाई अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 3 थीटा माइनस पाई, ये हो जाएगा। पाई सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो π/2 बचेगा। अब आप देख रहे हो कि ये उस रेंज में आ गया, 3 थीटा माइनस पाई के रेंज में आ गया। तो अब आप इसको मॉडिफाई करो इस एंगल में। तो मॉडिफाई कैसे होगा? तो मॉडिफाई आप ऐसे कर सकते हो कि cos 3 थीटा को लिख सकते हो cos पाई माइनस 3 थीटा, पाई माइनस 3 थीटा। देखिए, पाई माइनस 3 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसका मतलब cos का वैल्यू निगेटिव होगा। तो ये वैल्यू एक्चुअली अभी आ रहा है माइनस cos 3 थीटा, माइनस cos 3 थीटा। एक माइनस कर दें देन इट विल बिकम प्लस cos 3 थीटा। इसका वैल्यू आ रहा है माइनस cos 3 थीटा, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट विल बिकम प्लस cos 3 थीटा, तो इसके इक्वल हो गया। सो नाउ इट कैन बी रिटन एज 4x³ माइनस 3x। अब देखो, ये जो माइनस है, इस माइनस को अगर हम लोग इधर ले जाकर के लिख दें इसमें, तो ये हो गया cos पाई माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस 4x³ माइनस 3x। अब देखो बेटा, पाई माइनस 3 थीटा को अगर हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं cos 3 थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस 4x³ माइनस 3x। क्यों ऐसा? क्यों? तो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को यह पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सिंस cos इज इवन फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे देन इट विल बी इक्वल टू 3 थीटा माइनस पाई। ऐसा हम लोगों ने इसलिए लिखा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि 3 थीटा माइनस पाई 0 से π/2 के बीच में है, जो कि cos के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है। तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो वी कैन राइट हियर 3 थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 4x³ माइनस 3x। ध्यान रहे, यहां पर cos इनवर्स के भीतर माइनस है और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इसको मिस नहीं करना है, ये अपना बेस है, हम लोगों की पूरी पढ़ाई का बेस है, आर्गुमेंट को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। चलिए, तो ये 3 थीटा अगर मैं उसको इस पाई को उधर कर दूं तो 3 थीटा बचेगा और 3 थीटा का मतलब हो गया 3 थीटा का वैल्यू अपने पास क्या था cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये पाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस पाई। अब देखो बेटा, cos इनवर्स माइनस थीटा का मतलब होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो cos इनवर्स ये, तो cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। सो वी हैव a relation 3 cos inverse x is equal to 2 pi minus cos inverse 4x³ minus 3x, and this is the second result, this one. And now we want to have the condition। तो कंडीशन के लिए जरा सा इसमें से कोई एक कंडीशन यूज कर लो। चलो ये यूज कर लेते हैं हम लोग। here 3 theta is greater than equal to pi, that means theta is greater than equal to pi by 3। अब अगर दोनों तरफ हम लोग
हम लोग दोनों तरफ कॉस का वैल्यू ले लें, तो कॉस का वैल्यू लेंगे तो मालूम है कि ये स्मॉलर हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3, इसका मतलब ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. So we got this situation. So conditions are very clear, and now in the end I would say that आप बिगिनिंग से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिगिनिंग से आर्गुमेंट को पॉजिटिव लिखने के लिए सीख लो, और दूसरी बात यह कि आप हमेशा कोशिश करो कि आर्गुमेंट को पॉजिटिव में लिखें. आर्गुमेंट को पॉजिटिव में लिखते ही कंडीशंस कम जाते हैं, आप उनको इजीली एडजस्ट करके दिमाग में आप उसको परमानेंट बना सकते हो. अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये क्लियर नहीं हो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड यू आर नीडेड टू हैंडल दैट क्वेश्चन, तो आप इसी तरह का अप्रोच करो. इसीलिए बार बार हम लोग इस तरह का प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, सो दैट आप उस तरह के सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करो. एंड फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम में मिले, and that will be very morale boosting for us, and we will provide surely better and better education for you. Thank you. Have a nice day.